Hello students, welcome to my YouTube channel. Biology in अस्सलाम Seconds. वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर हमजा तंजील। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट, ये इस बुक का सबसे लेंथी चैप्टर है और स्टूडेंट्स को अक्सर इसको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि इसको सिलेक्टिव ही किया जाए। तो स्टूडेंट्स, उन्हीं सिलेक्टिव क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के लिए मैंने आपके लिए पास्ट पेपर के जो मोस्ट रिपीटेडली शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज है उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। तो आप इस एमसीक्यूज़ को, इन शॉर्ट क्वेश्चंस को लाजमी देखो, इन्हें अच्छे से मेमोराइज़ करो और उम्मीद है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से मेमोराइज़ कर लेते हैं तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ इस चैप्टर में से आएगा वो आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकोगे। तो हम वीडियो की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ को। बेस्ट ऑफ लक। वेलकम स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑफ पास्ट पेपर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज़ ऑफ चैप्टर ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वो है राइट डाउन द नेम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेथड्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने उन डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम लिखने हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट सेल्स के अंदर होती हैं। ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के अंदर पूछा जाता है कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नेम्स लिखें जो कि एनिमल्स और प्लांट सेल्स के अंदर होती हैं। तो इसका आंसर स्टूडेंट क्या है? द प्रोसेस इज इन्वॉल्व फॉर गेटिंग मटीरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स आर। कह रहा है कि वो प्रोसेसेस जो कि इन्वॉल्व होते हैं मटेरियल्स को सेल्स के अंदर और सेल से बाहर ले जाने के लिए, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्टूडेंट, डिफ्यूजन। सेकेंड, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। थर्ड, ऑस्मोसिस। फोर्थ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिफ्थ, एंडोसाइटोसिस। और सिक्स, एक्सोसाइटोसिस। और भी बहुत से मेथड हैं बट द मोस्ट कॉमन मेथड्स which are used for the transport of materials in and out of the cells are diffusion, facilitated diffusion, osmosis, active transport, endocytosis and student क्या? exocytosis। तो आपने इन methods of transport के names अच्छे से याद कर लेने हैं स्टूडेंट, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड के अंदर आता है तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड एक्स ऑस्मोसिस। कह रहे हैं कि ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ऑस्मोसिस को डिफाइन करते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हाई कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लो कंसनट्रेशन थ्रू अ पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मतलब पानी की मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा कंसनट्रेशन वाले रीजन से कम कंसनट्रेशन वाले रीजन्स की तरफ क्या करना? मूव करना। लेकिन वो मूव करना किसके अक्रॉस, किसके थ्रू? अब पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। मतलब अगर आपके पास दो सेल्स पड़े हुए हैं, सेल ए और सेल बी, सेल ए के अंदर पानी ज़्यादा है और सेल बी के अंदर पानी क्या है? कम। तो पानी डेफिनेटली मूव करेगा फ्रॉम सेल ए टू सेल बी, लेकिन वो सेल ए से सेल बी में जाएगा किसको क्रॉस करके? पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। तो दैट इज़ कॉल्ड क्या? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के अंदर आपने दो बातें याद रखनी है। एक तो कि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, और सेकंड बात आपने याद रखनी है कि ये किसको थ्रू होती है? आप पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था एक्स ऑस्मोसिस क्या होता है। स्टूडेंट, ये बात आपने याद रखनी है कि ऑस्मोसिस दो तरह की होती है। एक होती है एंडो ऑस्मोसिस, एक होती है एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस क्या होता है? इफ़ वाटर मूव्स by osmosis into a cell the process is called एंडोऑस्मोसिस। अगर ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू पानी किसी सेल के अंदर एंटर हो रहा है तो इसको हम स्टूडेंट्स क्या नाम देंगे? एंडोऑस्मोसिस का नाम देंगे। और अगर एंड इफ द वाटर मूव आउट ऑफ द सेल इट इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। अगर इसी प्रोसेस के थ्रू पानी सेल में से बाहर जा रहा है तो इसको हम क्या नाम देंगे? एक्सोऑस्मोसिस। तो एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है कि पानी सेल के इनसाइड मूव करता है थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस, और एक्सोऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है कि पानी सेल से बाहर मूव करता है थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज एपोप्लास्ट पाथवे। स्टूडेंट, आपने ये तीन पाथवे पढ़े हुए हैं, एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्पोप्लास्ट पाथवे और वैक्यूलर पाथवे। इसका थोड़ा मैं बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। आपको ये पता है कि जो प्लांट्स होते हैं इनकी रूट्स सॉइल में होती हैं, क्लियर। अब हमें पता है कि वो प्लांट्स के अंदर जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो कौन सा है? जाइलम, जो वाटर और मिनरल्स की क्या करवाता है? ट्रांसपोर्ट करवाता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जाइलम के अंदर पानी कहाँ से आता है? जाहिर सी बात है कि जाइलम के अंदर ये पानी और मिनरल्स तो आते होंगे रूट्स से,
और रूट्स इन वाटर और मिनरल्स को कहाँ से लेता है, सॉइल से। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि सॉइल से वाटर और मिनरल्स आते हैं किसके अंदर, रूट्स में। रूट्स के बाद वो कहाँ जाते हैं, जाइलम में, और जाइलम के बाद वो फिर पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब जो रूट्स के अंदर वाटर और मिनरल्स एंटर होते हैं और वहाँ से वो कहाँ जाते हैं, जाइलम के पास। तो ये जो रूट्स के अंदर वाटर और मिनरल्स का एंटर होना है और वहाँ से कहाँ जाना है, जाइलम तक जाना है, इसके 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता एपोप्लास्ट पाथवे है, दूसरा रास्ता सिम्पोप्लास्ट पाथवे और तीसरा रास्ता वैक्यूलर पाथवे है। जो मोस्ट रिपीटेडली फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो एपोप्लास्ट पूछा जाता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या है, इट इज़ अ पाथवे इन्वॉल्विंग सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स विच इज़ कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द प्लांट रूट्स। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो पाथवे यूज़ किया जाता है वो कौन सा यूज़ किया जाता है, एडजेसेंट सेल वॉल्स, कि वो जो सेल्स आपस में जुड़े होते हैं। ज़ाहिर बात है कि रूट्स के अंदर पानी और मिनरल्स एंटर हुए, अब वहाँ से उन्होंने कहाँ जाना है, जाइलम तक जाना है। तो उसके बीच में जितने भी सेल्स होंगे उन सेल्स, वो सेल्स तो आपस में जुड़े होंगे और उनकी सेल वॉल्स भी आपस में जुड़ी होंगी। तो ये पानी क्या करेगा, पानी उन सेल वॉल से होता हुआ, मतलब एक सेल की सेल वॉल से दूसरे की सेल वॉल में, दूसरे की सेल वॉल से तीसरे की सेल वॉल में, इस तरह सेल वॉल टू सेल वॉल होता हुआ ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, जाइलम तक। तो ये जो पाथवे है जिसके अंदर यूज़ किया जाता है क्या, एडजेसेंट सेल वॉल्स को, उसे हम किस चीज़ का नाम दे रहे हैं, एपोप्लास्ट पाथवे। कह रहा है इन द रूट्स एपोप्लास्ट पाथवे बिकेम डिसकॉन्टिन्यू। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहाँ पे ये पाथवे क्या हो जाता है, डिसकॉन्टिन्यू। डिसकॉन्टिन्यू से मुराद ये होगा कि एक सेल तो होगा लेकिन उसके आगे वाला सेल नहीं होगा, जिसकी वजह से बीच में एक डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाएगी। तो कह रहा है कि इन द रूट्स एपोप्लास्ट पाथवे बिकेम डिसकॉन्टिन्यूस इन द एंडोडर्मिस। ज़ाहिर बात है रूट्स के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स होती हैं, तो जो रूट्स की एंडोडर्मिस की लेयर्स होती है वहाँ पे आके ये पाथवे क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यू होता है। क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एपोप्लास्ट पाथवे डिसकॉन्टिन्यू कहाँ होता है, ये एंडोडर्मिस के लेवल पे होता है। और ये क्यों होता है, ड्यू टू कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और एपोप्लास्ट पाथवे का सिंपल कॉन्सेप्ट आपने क्या याद रखना है कि जिसके अंदर वाटर एंड इट्स डिजॉल्व मिनरल्स मूव फ्रॉम रूट्स टू जाइलम थ्रू एडजेसेंट सेल वॉल्स। जो सेल्स आपस में जुड़े होते हैं, अगर उनकी सेल वॉल्स को यूज़ करते हुए वो जाइलम तक जा रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड एपोप्लास्ट पाथवे। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ सल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। सल्यूट पोटेंशियल क्या होता है और वाटर प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है। ये दोनों आपको पता है स्टूडेंट्स कि दोनों टाइप्स हैं किसकी, वाटर पोटेंशियल की। हमें पता है कि जो वाटर पोटेंशियल होता है इज़ इक्वल टू सल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। अब हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं कि सल्यूट पोटेंशियल क्या है और प्रेशर पोटेंशियल क्या है। पहले हम डिस्कस करेंगे सल्यूट पोटेंशियल को, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सल्यूट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर 2 चीज़ें हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट। जो चीज़ सॉल्यूशन के अंदर कम मिकदार में होती है उसको क्या बोलते हैं, सल्यूट, और जो चीज़ सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा मिकदार में होती है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। अब अगर हम बात करें सल्यूट पोटेंशियल की तो वो क्या होता है, वो कह रहे हैं द ऑस्मोटिक पोटेंशियल मतलब सल्यूट पोटेंशियल इज़ अ मेजर ऑफ द चेंज इन वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल्स। कह रहा है कि अगर हमारे पास एक प्योर वाटर है, प्योर वाटर का एक अपना वाटर पोटेंशियल होता है और उसे हमने स्टैंडर्डाइज किया हुआ, वो कितना होता है, 0। अब आपने क्या किया, उस पानी के अंदर नमक डाल दिया तो नमक एक एक्ट एज अ सल्यूट, नमक एक हमारे पास सल्यूट होगा। आपने प्योर वाटर के अंदर जब नमक ऐड किया तो डेफिनेटली सी बात है उस वाटर के पोटेंशियल के अंदर क्या आया होगा, चेंज आया होगा। पानी की एनर्जी में क्या आया होगा, चेंज आया होगा। तो वो जो पानी की एनर्जी में क्या आया, पानी के पोटेंशियल में क्या आया, चेंज आया ड्यू टू द एडिंग ऑफ क्या, सल्यूट, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड सल्यूट पोटेंशियल। तो सिंपली आप सल्यूट पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट इस तरह भी याद कर सकते हो कि एक पानी है, प्योर वाटर है, आपने प्योर वाटर के अंदर क्या ऐड किया, सल्यूट ऐड किया। तो प्योर वाटर के अंदर सल्यूट ऐड करने से उसके पोटेंशियल में जो चेंज आया दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड सल्यूट पोटेंशियल। अब वो आगे बता रहे हैं कि जो सल्यूट पोटेंशियल होता है इज़ ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव होता है, ये वाटर की एनर्जी को हमेशा क्या करता है, कम ही करता है। जाहिर सी बात है पानी विस्कस हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मोर सल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट लोअर इट्स पोटेंशियल। कह रहे हैं कि जितना सल्यूट क्या होगा, ज़्यादा होगा, उतना ही जो हमारे पास पोटेंशियल है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब उसके बाद आएगा प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर आपको पता है कोई फोर्स होती है। कह रहा है कि व्हेन वाटर
एंटर प्लांट सेल्स, कह रहा है कि जब पानी प्लांट सेल्स के अंदर एंटर होता है बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के ज़रिए, मे बी बिल्ट प्रेशर मे बी बिल्ट इनसाइड द सेल, तो सेल के अंदर एक प्रेशर बिल्ट होता है, मेकिंग द सेल टर्जिड, जो सेल को क्या करता है, टर्जिड करता है, एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर पोटेंशियल, और सेल का प्रेशर पोटेंशियल भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये समझ लो कि जब ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू पानी सेल के अंदर क्या होता है, एंटर होता है, और वो सेल को क्या करता है, टर्जिड करता है, तो वो जो टर्जिड होने के बाद एक सेल का पोटेंशियल होता है, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्रेशर पोटेंशियल। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। पहले स्टूडेंट्स आपने इसके लफ्जी मतलब को समझना है, अगर आपको इसके वर्ड्स मीनिंग समझ आ गए तो आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। प्लाज्मोलाइसिस, इसके अंदर दो वर्ड हैं, प्लाज्मो और लाइसिस। यहाँ पे प्लाज्मो का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। तो प्लाज्मोलाइसिस का मतलब कुछ यूँ बना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ब्रेकडाउन होना। अब ये कैसे होती है ये हम देखेंगे। कह रहे कि प्लाज्मोलाइसिस कैन बी डिफाइंड एज द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। कह रहे कि जो प्रोटोप्लास्ट होता है, प्रोटोप्लास्ट का क्या हो जाना, श्रिंक हो जाना, मतलब उसका सिकुड़ जाना। क्यों? ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, पानी के निकलने की वजह से। मतलब एक सेल है, अगर आप उस सेल का पानी उसमें से क्या हो गया, लॉस हो गया, तो जब सेल में से पानी निकल जाएगा तो डेफिनेटली बात है उस सेल का जो प्रेशर पोटेंशियल होगा, उस सेल का जो प्रेशर एक पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और सेल श्रिंक हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड क्या, प्लाज्मोलाइसिस। तो क्या कहने हैं प्लाज्मोलाइसिस, द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट। अब ये प्रोटोप्लास्ट क्या होता है स्टूडेंट सुन लो, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस सेल मेम्ब्रेन, इनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट, प्रोटोप्लास्ट। अगर ये तीनों चीज़ें श्रिंक हो जाए पानी के लॉस होने की वजह से तो दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। अब ये कैसे होता है, अब हम ये देखेंगे। कह रहे व्हेन अ लिविंग सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन हैविंग लोअर वाटर पोटेंशियल देन दैट ऑफ द सेल। कह रहे कि आपने क्या किया, आपने सेल लिया और आपने उस सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम था। मतलब सेल के अंदर तो पानी ज़्यादा था, लेकिन सेल के जो बाहर वाला इन्वायरमेंट था वहाँ पे पानी क्या था, कम। अब आपको पता है कि पानी की क्वालिटी है ऑस्मोसिस के बेस के ऊपर कि पानी हमेशा मूव करता है हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। अभी मैंने बोला कि सेल के अंदर पानी क्या है, ज़्यादा, और उसके जो इन्वायरमेंट है, उसका जो सोल्यूशन है जिसके अंदर इसको रखा गया है, वहाँ पे पानी क्या है, कम। तो ऑटोमेटिकली पानी सेल में से निकल कर बाहर आएगा। तो जब पानी सेल में से निकल कर बाहर आएगा तो डेफिनेटली सी बात है कि जो प्रोटोप्लास्ट होगा सेल का वो श्रिंक हो जाएगा पानी के निकलने की वजह से। तो दैट इज़ कॉल्ड स्टूडेंट्स क्या, प्लाज्मोलाइसिस। अब उसी के टर्म को उसने थोड़ा उल्टे किया, डी प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है स्टूडेंट। जो वर्ड डी है ना, ये अक्सर हम यूज़ करते हैं रिवर्सल के लिए, किसी भी चीज़ के रिवर्सल के लिए या रिमूवल के लिए वर्ड डी यूज़ होता है। तो डी प्लाज्मोलाइसिस की डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखी हुई है, इफ़ अगर हम कहें कि द रिवर्स ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, मतलब प्लाज्मोलाइसिस का जो रिवर्स होता है उसे स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, डी प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। अब ये कैसे होता है, कह रहे हैं कि इफ़ दिस प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज प्लेस्ड इन डिस्टल वाटर। डिस्टल वाटर क्या होता है, विच हैज़ हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल। मतलब अगर हम क्या करें कि ये जो सेल मुरझा गया है, जिसका प्रोटोप्लास्ट श्रिंक हो गया है, अब जाहिर बात है सेल के अंदर पानी नहीं है, अब मैंने इस सेल को उठाया और इस सेल को मैंने एक ऐसे सोल्यूशन में रख दिया जहाँ पे पानी की मिकदार ज़्यादा थी, उस सोल्यूशन के अंदर पानी क्या था, ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है अगर उस सोल्यूशन के अंदर पानी ज़्यादा है तो सेल में तो पानी है ही नहीं, क्योंकि वो तो बेचारा प्लाज्मोलाइज्ड हुआ है, उसमें से तो पानी निकला हुआ है। तो अब पानी कहाँ ज़्यादा है, अब पानी सोल्यूशन में ज़्यादा है और सेल में कम है। तो अब पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, अब पानी सोल्यूशन से कहाँ मूव करेगा, सेल की तरफ। अब जब पानी सेल सोल्यूशन में से कहाँ जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सेल क्या होगा, टर्जिड होना शुरू हो जाएगा, फूलना शुरू हो जाएगा, अपने आप को दोबारा नॉर्मल शक्ल में अटेन करना शुरू कर देगा। तो दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट क्या, डी प्लाज्मोलाइसिस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ दिस प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज प्लेस्ड इन डिस्टल्ड वाटर, वो पानी जिसके अंदर वाटर पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम डिस्टल वाटर थ्रू डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू द सेल। तो फिर पानी जो है वो सेल के अंदर मूव करना शुरू करेगा। प्लाज्मोलाइसिस के अंदर पानी सेल से बाहर निकला था, एक्स ऑस्मोसिस हुई थी, और डी प्लाज्मोलाइसिस के अंदर क्या हो रही है, एंडो ऑस्मोसिस हो रही है, पानी सेल के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से सेल दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन रिटेन कर लेगा, और दैट इज कॉल्ड डी प्लाज्मोलाइसिस। होप सो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है,
व्हाट इज़ इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस? इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? अगर हम स्टूडेंट इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस की बात करें कि इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस किसे कहते हैं, वो कह रहे हैं द पॉइंट एट विच प्लाज्मोलाइसिस इज जस्ट अबाउट टू हैपन इज कॉल्ड इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। कह रहे हैं कि वो पॉइंट सेल के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन का वो पॉइंट जहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है, जस्ट हैपन, जहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस जहाँ से हुई होती है, जहाँ से पानी सारा का सारा सेल का लॉस हुआ होता है, उस पॉइंट को स्टूडेंट क्या कहते हैं, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ प्लांट सेल्स विथस्टैंड विद हायर प्रेशर पोटेंशियल देन एनिमल सेल्स। कह रहे हैं कि प्लांट सेल्स जो होते हैं ना, वो हायर वाटर पोटेंशियल बर्दाश्त कर लेते हैं, हाई प्रेशर पोटेंशियल बर्दाश्त कर लेते हैं, बट एनिमल सेल्स नहीं कर पाते। इसकी क्या वजह है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट इसकी वजह क्या है, वो कह रहा है कि द प्लांट सेल्स विथस्टैंड हाई प्रेशर पोटेंशियल एज देयर इज सेल वॉल अराउंड प्रोटोप्लास्ट। क्योंकि उनके प्रोटोप्लास्ट के इर्द गिर्द क्या होती है, सेल वॉल होती है, मतलब उनके साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है। उस सेल वॉल की वजह से पौधे को एक एडिशनल स्ट्रेंथ मिलती है, जिसकी वजह से अंदर जितना मर्जी प्रेशर डेवलप हो जाए पानी का, सेल को कुछ नहीं होता, सेल ब्रस्ट नहीं होता। बट द एनिमल सेल्स कैन नॉट विथस्टैंड हाई प्रेशर पोटेंशियल एज देयर इज नो सेल वॉल अराउंड प्रोटोप्लास्ट। क्योंकि एनिमल सेल्स के प्रोटोप्लास्ट के इर्द गिर्द सेल वॉल नहीं होती, तो अगर हल्का सा पानी का प्रेशर या पोटेंशियल अंदर क्या हो, ज़्यादा हो, तो उसके ब्रस्ट होने के चांसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफरेंस बिटवीन कोहेयन एंड एडहेयन। स्टूडेंट ये सवाल आया हुआ है कोहेयन टेंशन थ्योरी में से कि कोहेयन क्या होता है और एडहेयन क्या होता है। आपने इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझना है, फिर आपके लिए बड़ा आसान होगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट पहले कोहेयन की, कोहेयन क्या होता है, इट इज़ अ अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स which hold water together forming a solid chain like column within the xylem tubes. The water molecule form hydrogen bonding between them. तो कोहेयन को आपने सिंपली ये याद रखना है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की आपस में बॉन्डिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड कोहेयन। अब आपको पता है स्टूडेंट कि जाइलम पौधे के अंदर एक कंडक्टिंग पाइप है जिसके अंदर वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है। अब अगर वाटर की ट्रांसपोर्ट करवानी है तो हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ बाइंड भी रखना है। अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं होंगे तो इनकी ट्रांसपोर्ट कदर मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए वो बता रहा है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी आपस में एक बॉन्डिंग होती है, एक अट्रैक्शन होती है। तो वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन और बॉन्डिंग है, दैट इज़ कॉल्ड स्टूडेंट्स क्या, कोहेयन। और वो बॉन्डिंग या अट्रैक्शन किसकी वजह से है, वो स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ क्या रखती है, बाइंड रखती है। तो वो जो बाइंडिंग वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है, दैट इज़ कॉल्ड स्टूडेंट्स क्या, कोहेयन। अब हमने देखना है एडहेयन क्या है। एडहेयन वो कह रहा है कि इट मे बी एडेड दैट द वाटर मॉलिक्यूल्स आल्सो adhere to the cell wall of xylem cells so that the column of water in xylem tissue does not break. The composition of cell wall provide necessary adhesion to water molecules that help water creep up. The cellulose component of cell wall especially has great affinity for water. It can imbibe water. Adhesion क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो जाइलम होता है हमारे पास, जाइलम के जो सेल्स की सेल वॉल होती है उसके साथ भी बाइंड हुए होते हैं। एक तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बाइंड है, दूसरा वाटर के मॉलिक्यूल्स जो जाइलम पाइप है, जाइलम पाइप के अंदर क्या है, सेल्स है, और उन सेल्स की क्या है, सेल वॉल है, उसके साथ भी बाइंड हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की जाइलम के सेल्स की सेल वॉल के साथ बाइंडिंग होती है, इसको स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, एडहेयन कहते हैं। इन दोनों का फ़ायदा ये होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का एक कॉलम बना रहता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स की एक चेन बन जाती है, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के दौरान और डिफरेंट प्रोसेसेस के दौरान जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट होती है वो बड़ी स्मूथली हो जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ एक्सुडेशन और हाइडा थॉट्स। कह रहे हैं कि एक्सुडेशन क्या होता है और हाइडा थॉट्स क्या होता है। तो स्टूडेंट ये टर्म देखे आपने परेशान नहीं होना कि एक्सुडेशन क्या है या हाइडा थॉट्स क्या है। स्टूडेंट्स आपने मैट्रिक में पढ़ा था गटेशन, तो स्टूडेंट्स आपने जो गटेशन पढ़ा हुआ है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को स्टूडेंट हम एक्सुडेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गटेशन और एक्सुडेशन
इज लॉस ऑफ लिक्विड वाटर थ्रू वाटर सेक्रेटरी ग्लैंड्स और हाइड्रोथॉर्स। कह रहे कि क्या होता है गटिशन, क्या होता है लॉस ऑफ लिक्विड वाटर थ्रू वाटर सेक्रेटरी ग्लैंड और हाइड्रोथॉर्स। मतलब बता रहे हैं कि हमारे पास वाटर का क्या होना, लॉस होना फ्रॉम द लीफ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, इसको क्या कहते हैं गटिशन कहते हैं। और स्टूडेंट गटिशन को ही क्या कहते हैं एक्सुडेशन भी कहते हैं। ये डेफिनेशन आप लिख लो कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ क्या ड्रॉपलेट्स। ठीक है, अगर आप लीफ की सरफेस से पानी एक ड्रॉप की फॉर्म में क्या हो रहा है लॉस हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट गेटिशन और एक्सुडेशन। और वो जो गेटिशन और एक्सुडेशन होती है वो एक वाटर सेक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं जिनकी मदद से हो रही होती है। और उन वाटर सेक्रेटरी ग्लैंड्स को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं हाइड्रोथॉर्स। अभी कौन कौन से प्लांट्स करते हैं यहाँ पे उसने लिखा भी हुआ है द ड्यू ड्रॉप्स दैट कैन बी सीन ऑन द टिप्स ऑफ ग्रास लीव्स और स्ट्रॉबेरी लीव्स आर एक्चुअली गेटिशन ड्रॉपलेट्स एक्सुडेड फ्रॉम हाइड्रोथॉर्स। कह रहे कि अक्सर आपको घास के ऊपर शबनम के कतरे नज़र आते हैं, आपको स्ट्रॉबेरी का जो दरख्त है उस जो पौधा होता है उसके लीव्स के ऊपर आपको वाटर के ड्रॉप्स नज़र आते हैं। तो ये जो आपको वाटर के ड्रॉप्स नज़र आते हैं ये वाटर ड्रॉप्स एक्चुअली में कौन से क्रिएट कर रहा होता है हाइड्रोथॉर्स ग्लैंड्स। और इस तरह के वाटर का जो रिमूवल है दिस इज कॉल्ड एक्सुडेशन और गेटिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन क्या होता है? कह रहे हैं कि द सेल वॉल कंपोनेंट्स स्पेशली सेलुलोज पेक्टिन एंड लिग्निन कैन टेक अप वाटर and as a result increase in volume but the components do not dissolve in water, this is called imbibition। ये बात ज़रा ध्यान से समझें स्टूडेंट। इम्बाइबेशन को वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो हमारे पास सेल वॉल होती है सेल वॉल के अंदर डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें सेलुलोज है लिग्निन है पैक्टिन है। कह रहे हैं कि ये क्या करते हैं ये अपने अंदर पानी को एंटर करते हैं। ये कंपोनेंट्स जो जाइलम्स जो सेल वॉल्स के होते हैं ये क्या करते हैं ये अपने अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स को एडअप करते हैं। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स को एडअप करने के बाद ये जस्ट अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं, उनके साथ डिज़ोल्व नहीं हो जाते। मतलब ये सेलुलोज पैक्टिन और लिग्निन जो है ये जाइलम जिस सेल वॉल जो होती हैं सेल वॉल के कंपोनेंट्स के साथ डिज़ोल्व नहीं होते, जस्ट अपना क्या करते हैं वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो ये जो सेल वॉल कंपोनेंट्स का क्या होना डिज़ोल्व ना होना किसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट क्या इम्बाइबेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन ब्लीडिंग एंड नेम द 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीडिंग। कह रहे कि ब्लीडिंग क्या होता है और 2 फैक्टर्स के नाम लिखो जो कि ब्लीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टूडेंट जिस तरह आपको चोट लगती है तो आपका भी ब्लड फ्लो होता है, इसी तरह स्टूडेंट्स प्लांट्स को भी चोट लगती है और जब प्लांट्स को चोट लगती है तो उनका फ्लो ऑफ ब्लड होने की बजाय उनका फ्लो ऑफ क्या होता है सैप। आपने पढ़ा हुआ है कि वाटर एंड इट्स डिजॉल्व मिनरल्स उन्हें कलेक्टिवली क्या कहते हैं हम स्टूडेंट सैप। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है समटाइम इट्स सो हैपन दैट सर्टन प्लांट व्हेन कट प्रोन्ड टेप्ड और अदरवाइज वोंडेड शो अ फ्लो ऑफ सैप फ्रॉम द कट एंड्स ऑफ और सरफेस। कह रहे हैं कि जब भी पौधों के ऊपर हम कोई कट लगाते हैं या कोई वूंड आता है पौधे के ऊपर तो वहाँ से क्या होना शुरू हो जाता है फ्लो ऑफ सैप होता है उस कट पॉइंट से। तो ये जो फ्लो ऑफ सैप है इसको स्टूडेंट हम क्या कह रहे होते हैं ब्लीडिंग। क्लियर? अब कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं ब्लीडिंग के लिए? नंबर 1 देयर आर 2 मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीडिंग। नंबर 1 द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन जाइलम, कि जाइलम के अंदर जो पानी का एक प्रेशर होता है वो, एंड फ्लोएम एलिमेंट्स एंड द रूट प्रेशर। तो मतलब 2 फैक्टर हैं, एक कौन सा वाला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और दूसरा कौन सा स्टूडेंट रूट प्रेशर। कि 2 ऐसे प्रेशर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए ब्लीडिंग के लिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और रूट प्रेशर। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इफेक्ट्स द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन किस तरह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करती है। तो इसका आंसर पढ़ते हैं हम स्टूडेंट। लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, कह रहे हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम है सच एज दोज दैट अकर ड्यूरिंग द डे व्हेन फोटोसिंथेसिस एक्सीड्स रेस्पिरेशन। कह रहे हैं आमतौर पर दिन के वक्त भी ऐसा होता है कि जब आपकी क्या होती है फोटोसिंथेसिस एक्सीड कर जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है, ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कदरें कम हो जाती है। स्टिमुलेट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटाशियम आयंस इनटू द गार्ड सेल्स। दिस ट्रांसपोर्ट कॉजेज स्टोमेटा टू ओपन एंड अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड
टू डिफ्यूज इनटू द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। वो क्या बता रहा है कि डे टाइम क्या होता है, जब मतलब उसने शुरू किया लो कार्बन डाइऑक्साइड से। लो कार्बन डाइऑक्साइड कब होती है? ड्यूरिंग डे टाइम। क्यों? क्योंकि डे टाइम हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस एक्सीड होती है एज़ कम्पेयर टू रेस्पिरेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में तो कम होगी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ही ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होता है तो पोटाशियम आयंस मूव करते हैं किसके अंदर? गार्ड सेल्स के अंदर। और जो ही पोटाशियम आयंस गार्ड सेल्स के अंदर मूव करेंगे तो हम जानते हैं कि गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे, क्योंकि पोटाशियम आयंस के पीछे पीछे पानी भी जाएगा। तो गार्ड सेल्स जब टर्जिड हो जाएंगे तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, और जब स्टोमेटा ओपन हो जाएगा तो क्या होगी? ट्रांसपायरेशन होगी। तो इसका मतलब है कि लो कार्बन डाइऑक्साइड और इंक्रीज रेट ऑफ क्या? ट्रांसपायरेशन। अगर हम बात करें इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड की, तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कब होती है? नाइट टाइम। क्योंकि नाइट के टाइम सिर्फ क्या हो रही है? रेस्पिरेशन हो रही है, ऑक्सीजन इनहेल हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो रही है। तो इन्वायरमेंट के अंदर मच मोर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही बता रहा है एट नाइट cellular respiration in the absence of photosynthesis raises carbon dioxide level. This halt the inward transport of potassium ions that and thus of water, allowing the guard cells to become flaccid and stomata close. कह रहे हैं कि होता क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है तो यही पोटाशियम आयंस गार्ड सेल से बाहर निकल आते हैं। जब पोटाशियम आयंस गार्ड सेल्स में से बाहर निकल आएंगे तो उनके पीछे पीछे पानी भी बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे। और जब गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाएंगे तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा? क्लोज। और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट स्टॉप। तो इसका मतलब हुआ कि लो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो ये दोनों आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स। होप सो ये क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज हनी ड्यू एंड राइट डाउन इट्स कंपोजिशन। ये स्टूडेंट लास्ट कुछ ईयर्स से क्वेश्चन बहुत दफ़ा बोर्ड में आ रहा है कि हनी ड्यू क्या है और इसकी कंपोजिशन के बारे में एक्सप्लेन करें। हनी ड्यू स्टूडेंट आप जानते हो कि ये शहद का कतरा है। अब शहद का कतरा कैसे बनता है और उसमें क्या क्या होता है ये हमने देखना है। कह रहे हैं कि इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसर्ट वो दाखिल करते हैं देयर स्टाइलेट्स, अपना जो डंग होता है, इनटू स्टेम और लीफ एंड एक्सटेंडेड देम टू पंक्चर अ सीव ट्यूब। कह रहे हैं कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, ये जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, ये जो दरख्तों पे बैठते हैं, पौधों पे बैठते हैं, ये क्या करते हैं? ये अपना डंग जो है ये लीव्स या स्टेम के अंदर घुसाते हैं। और कहाँ तक घुसा देते हैं? फ्लोएम तक। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना सीव ट्यूब, ये एक्चुअल में फ्लोएम की बात हो रही। द प्रेशर इन सीव ट्यूब, हमें पता है कि फ्लोएम के अंदर एक प्रेशर होता है फूड का। सेल्स फोर्सेस सैप थ्रू एफिड डाइजेस्टिव ट्रैक एंड आउट इट्स पोस्टीरियर एंड एज ड्रॉपलेट्स कॉल्ड हनी ड्यू। कह रहा है कि होता क्या है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं ये अपना जो डंग होता है ये फ्लोएम पाइप के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। अब फ्लोएम के अंदर एक प्रेशर होता है सैप का, क्योंकि फ्लोएम के अंदर तो फूड होता है हम जानते हैं। अब वो जो फूड है ना वो प्रेशर से क्या होता है? वो प्रेशर से उस इंसेक्ट्स की बॉडी के डाइजेस्टिव ट्रैक में आ जाता है। वहाँ से कहाँ पे आ जाता है? डाइजेस्टिव ट्रैक में। और फिर डाइजेस्टिव ट्रैक में आने के बाद वो उसके पोस्टीरियर एंड से निकलता है, जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं। तो इंसेक्ट्स वहाँ से जो इन द फॉर्म ऑफ स्टूल एक चीज़ पास करता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हनी ड्यू। ये समझ लो कि उसने अपना स्टाइलेट, उसने अपना डंग जो है वो सीव ट्यूब के अंदर ऐसे इंसर्ट किया। सीव ट्यूब के अंदर हमें पता क्या है? सीव ट्यूब के अंदर हमारे पास फूड कंपोनेंट्स हैं। फ्लोएम है तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर ग्लूकोज, सुक्रोज ये चीज़ें फ्लो कर रही हैं। तो वो ग्लूकोज, सुक्रोज वगैरह जो है वो वहाँ से स्टाइलेट्स के थ्रू होते हुए उसके डाइजेस्टिव ट्रैक में आ जाएंगे। डाइजेस्टिव ट्रैक में आफ्टर मॉडिफिकेशन उसके पोस्टीरियर एंड से जो निकलेंगे वो निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्या? हनी ड्यू। क्लियर। अब इसकी कंपोजिशन क्या है? इसकी कंपोजिशन में क्या क्या बता रहा है कि इसमें 10 to 25% ड्राई मैटर होता है, 90 और मोर ऑफ विच इज सुक्रोज। इसमें 90% सुक्रोज है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जहाँ पे इन्होंने अपना स्टाइलेट इंसर्ट किया वहाँ पे तो फ्लो ही सुक्रोज कर रहा है। नाइट्रोजनस कंपाउंड आर अबाउट 1%। तो तीन चीज़ें हैं, ड्राई मैटर्स, सुक्रोज और नाइट्रोजनस कंपाउंड। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि कौन कितने % है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है नेम द प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन्स के नाम लिखो। स्टूडेंट प्लाज्मा प्रोटीन क्या होती है? आपको हमारे ब्लड के बारे में पता है और हमें ये भी पता है कि हमारे ब्लड के दो कंपोनेंट्स हैं, एक क्या है ब्लड प्लाज्मा और एक क्या है ब्लड सेल्स। अगर हम ब्लड सेल्स निकाल दें ब्लड में से जो पीछे रिमेनिंग चीज़ बचती है वो क्या बचता है? प्लाज्मा। मतलब द ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि नेम द प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब ये प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होती हैं? तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं द प्रोटीन्स
विच आर प्रेजेंट इनटू ब्लड प्लाज्मा नाउन एज प्लाज्मा प्रोटीन। मतलब हमारे ब्लड के प्लाज्मा पार्ट के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है स्टूडेंट? प्लाज्मा प्रोटीन। अब ये प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 ग्लोबुलिन्स, जिन्हें हम कॉमनली कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज़। ये क्या करते हैं? ये फाइट करती हैं अगेंस्ट जर्म्स, हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करती हैं। तो पहली जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो कौन सी है? इम्यूनोग्लोबुलिन। सेकंड प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन ये क्या होती है? ये एक्ट करती है एज अ कैटलिस्ट इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस करवाती तो नहीं है लेकिन इसको स्पीड अप ज़रूर करती है। तो सेकंड प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है? प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड यहाँ पे लिखी हुई है फाइब्रिनोजिन। ये वो प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि क्लॉटिंग प्रोसेस करवाती है, फाइब्रिनोजिन। और एक फोर्थ भी है स्टूडेंट, यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन लिख लो, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन की बात करें तो ये भी हमारे पास एक क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है। और ये क्या करती है? ये ऑनकोटिक प्रेशर को क्या कर रही होती है? मेंटेन कर रही होती है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ ब्लड क्लॉट इज फॉर्म। स्टूडेंट जब भी हमें कोई चोट लगती है, हमें हमारी बॉडी पे कट लगता है या कोई भी हमें इंजरी होती है तो वहाँ से ब्लड का फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली जो चीज़ हमारी बॉडी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू अडॉप्ट करती है वो क्या करती है? वहाँ पे वो एक ब्लड क्लॉट बनाती है। अब हमने ये देखना है कि ये ब्लड क्लॉट कैसे बनता है। कह रहा है कि प्लेटलेट्स हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजिन अ soluble plasma protein into insoluble form fibrin. The fibrin threads enmesh red blood cells and other platelets in the area of damaged tissue, ultimately forming a blood clot. कह रहे हैं कि हमें ये तो पता है कि प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉट बनाते हैं। कैसे? अब आपने ये देखना है। कह रहे हैं कि जो फाइब्रिनोजिन होती है ना, फाइब्रिनोजिन, ये हमारे पास एक सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन होती है। तो सबसे पहले प्लेटलेट्स क्या करते हैं? इस फाइब्रिनोजिन जो कि सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन है इसे कन्वर्ट करते हैं इनसॉल्युबल फॉर्म फाइब्रिन के अंदर। क्लियर? अब ये जो फाइब्रिन होती है, ये फाइब्रिन क्या करती है? ये फाइब्रिन मिलती है ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के साथ। तो ये ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के साथ मिलकर एक क्या बना देती है? ब्लड क्लॉट बना देती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द फाइब्रिन थ्रेड्स एंड मैश रेड ब्लड सेल्स एंड अदर प्लेटलेट्स इन द एरिया ऑफ डैमेज टिश्यू, अल्टीमेटली फॉर्मिंग है क्या? ब्लड क्लॉट। तो ब्लड क्लॉट में 3 चीज़ें हैं, एक इसमें फाइब्रिन प्रोटीन होती है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं और क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं। तो वो जो हमें क्लॉट रेड कलर का नज़र आ रहा होता है वो ड्यू टू द रेड ब्लड सेल्स हमें नज़र आ रहा होता है। अब वो कह रहा है कि क्लॉट का फंक्शन क्या होता है? द क्लॉट सर्व एज अ टेम्परेरी सील टू प्रिवेंट ब्लीडिंग अनटिल द डैमेज टिश्यू कैन बी रिपेयर्ड। तो ये क्लॉट क्या करता है? ये ब्लड के फ्लो को रोक रहा होता है तब तक जब तक आपका एरिया ऑफ इंजर्ड क्या नहीं हो जाता? रिपेयर नहीं हो जाता। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट डाउन एनी 3 फंक्शंस ऑफ ब्लड। कि ब्लड के कोई से 3 फंक्शंस आपने लिखने हैं। स्टूडेंट ये जो फिजियोलॉजी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये एग्जामिनर के बड़े फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने इन फिजियोलॉजी वाली क्वेश्चंस को अच्छे से देखना करना है। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, जो इसका फंक्शन है वो हमारे पास क्या है? ब्लड हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन द बॉडी इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सॉल्ट एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ऑल हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड फ्रॉम एंडोक्राइन टिश्यू टू द टारगेटेड सेल। तो कह रहे हैं कि जो सबसे पहला मेजर फंक्शन है ब्लड का वो क्या है? ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स, जिसके अंदर वाटर भी आते हैं, मिनरल्स भी आते हैं, सॉल्ट भी आते हैं, हार्मोन्स भी आते हैं। क्लियर? सेकेंड फंक्शन क्या है? गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन इनहेल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होती है, फिर वो ब्लड में आती हैं सारी गैसेस जो हैं। वो गैसेस की जो ट्रांसपोर्ट है ये भी कौन करता है स्टूडेंट? ब्लड ही करता है। थर्ड जो इसका फंक्शन यहाँ पे मेंशन है वो क्या लिखा हुआ है? ब्लड हेल्प्स इन बॉडी डिफेंस अगेंस्ट डिजीजेस, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स engulf and destroy invading microorganisms such as bacteria। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ब्लड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स सच एज वाटर, मिनरल्स, etc। फिर ब्लड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और थर्ड में मैंने क्या बताया कि ब्लड हेल्प्स इन बॉडी डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन क्या होती है? स्टूडेंट आपने डिजीज़ पढ़ी है फर्स्ट ईयर में, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया हमारे पास एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन की जो 4 चेन्स होती हैं, दो अल्फ़ा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। अगर इन हीमोग्लोबिन की चेन्स के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो हम कहते हैं कि ये थैलेसीमिया डिसऑर्डर पेशेंट है। अब ये फीटल हीमोग्लोबिन क्या स्टूडेंट? वो कह रहे हैं कि इन थैलेसीमिया पेशेंट ब्लड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल in most cases does not have beta chain in it
इंस्टेड एफ चेन इज प्रेजेंट, एफ इज फीटल हीमोग्लोबिन। कह रहा है कि बहुत से थैलेसीमिया के पेशेंट्स ऐसे भी देखे गए हैं जिनके अंदर क्या होता है, जिनकी हीमोग्लोबिन के अंदर बीटा चेन ही नहीं होती, उनकी हीमोग्लोबिन के अंदर बीटा चेन की बजाय एक एफ चेन प्रेजेंट होती है। और स्टूडेंट इस एफ चेन को क्या बोलते हैं, फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन क्या होती है, जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है उसको क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। तब उसकी हीमोग्लोबिन की जो चेन्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, फीटल हीमोग्लोबिन चेन होती हैं। और जब वो उसकी बर्थ होती है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अडेप्ट करता है और फिर वो बीटा चेन के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं थैलेसीमिया के जिनकी हीमोग्लोबिन के अंदर बीटा चेन नहीं होती, उसकी जगह क्या होती है, एफ चेन्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ ओडीमा एंड इट्स कॉजेज। ओडीमा क्या है और उसकी कॉजेज क्या क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर स्टूडेंट्स हम ओडीमा की बात करें, सबसे पहले कि ओडीमा क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। दिस एक्सेस फ्लूइड may लीड इन द सेल्स और आउटसाइड द सेल, मे बी इनसाइड द और आउटसाइड द सेल। वो बताना चाह रहा है कि अगर प्रेजेंस हो जाए किस चीज़ की, एक्सेसिव फ्लूइड की इन द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, अगर हमारी बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर जो फ्लूइड की मिकदार है वो एक हद से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, इनसाइड द टिश्यूज़ या आउटसाइड द टिश्यू, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टूडेंट क्या, ओडीमा। ओडीमा किसे बोलते हैं, अक्सर आपने ये तो सुना होगा ना, इसको पानी पड़ गया, इसके बॉडी के अंदर पानी पड़ गया, तो उसका मतलब यही होता है कि उसके सेल्स जो या उसके जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गई है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा फ्लूइड वहाँ पे आ गया। तो वो जो ज़रूरत से ज़्यादा फ्लूइड्स का टिश्यू के अंदर जमा होना है, टिश्यू के अंदर या बाहर जमा होना है, उसको स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, ओडीमा कहते हैं। अब हम इसकी वजूहात देखते हैं। वो कह रहे हैं द इंट्रासेलुलर, जो सेल के अंदर, ओडीमा इज़ कॉज्ड बाय ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इनटू द सेल। कह रहे हैं कि सेल के अंदर जो फ्लूइड ज़्यादा होता है उसकी ज़्यादातर वजह क्या होती है कि बहुत ज़्यादा ऑस्मोसिस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पानी सेल के अंदर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। जब पानी सेल के अंदर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है तो वो अपने एक ऑप्टिमम लेवल से भी ज़्यादा हो जाता है। तो यही बात हमने कही है कि अगर सेल्स या टिश्यूज़ के अंदर पानी एक मिकदार से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उसको स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, ओडीमा कहते हैं। अब अगली कॉज को क्या बता रहा है, एबनॉर्मल लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज और फेलियर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम टू रिटर्न फ्लूइड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कह रहे हैं कि अगर हमारी जो खून की बारीक नालियाँ, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज, अगर उन कैपिलरीज में से ब्लड लीक होना शुरू हो जाए, फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाए, तो वो फ्लूइड लीक होकर सेल्स के दरमियान जो स्पेसिस होती हैं वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्लूइड अक्यूमुलेट हो रहा है बट नॉट इनसाइड द सेल, सराउंडिंग द सेल। तो ये भी ओडीमा है, लेकिन ये कौन सा वाला ओडीमा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर, जो सेल के बाहर हो रहा है। और एक और वजह यहाँ पे क्या लिखी हुई है, ओडीमा इज कॉज्ड बाय रीनल रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। अगर अल्लाह ना करे हमारी किडनी फेलियर हो जाए, तो जब किडनी फेलियर होगा तो यूरिनेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर ही रिटेन रहेंगे, वो पानी हमारी बॉडी के अंदर ही इकट्ठा रहेगा, और जब वो हमारी बॉडी के अंदर ही इकट्ठा रहेगा तो वो भी क्या कॉज करेगा, ओडीमा कॉज करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ लब डब साउंड इज प्रोड्यूस। लब डब साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट अक्सर आपने हार्ट बीट सुनी होगी, तो हार्ट बीट के जो साउंड्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, लब डब साउंड होती हैं। अब हमने ये देखना है कि हार्ट लब साउंड कब प्रोड्यूस करता है और डब साउंड कब प्रोड्यूस करता है। लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए, कि लब साउंड हो या डब साउंड हो, ये दोनों साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं ऑन द क्लोजिंग ऑफ वेल्व्स। जब हार्ट के वेल्व्स क्लोज होते हैं ना, तब लब और डब साउंड प्रोड्यूस होती हैं। अब हमने ये देखना है कि लब साउंड कौन से वेल्व्स क्लोज होने पे आती है और डब साउंड कौन से वेल्व्स क्लोज होने पे आती है। कह रहे हैं व्हेन द वेंट्रिकल्स रिसीव ब्लड फ्रॉम एट्रिया। कह रहे हैं जब एट्रियम से ब्लड किसके अंदर आ जाता है, वेंट्रिकल्स के अंदर, बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, तो दोनों वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू पल्मोनरी आर्टरीज एंड एयोर्टा। और आपको पता है कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाता है, एयोर्टा में। द ट्राइकैस्पिड एंड बाइकैस्पिड वैल्व क्लोज। और वो जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान में वैल्व होते हैं, बाइकैस्पिड और ट्राइकैस्पिड, वो वेल्व्स क्या हो जाते हैं, क्लोज, ताकि ब्लड दोबारा वेंट्रिकल से कहाँ ना चला जाए, एट्रियम्स के अंदर ना चला जाए। तो होता क्या है कि देखो जब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स के अंदर आया, क्लियर, अब एट्रियम्स ने ब्लड सारा दे दिया वेंट्रिकल्स को, अब वेंट्रिकल्स ने ब्लड वो देना है किसको, राइट ने देना है किसको, पल्मोनरी ट्रंक को, लेफ्ट ने किसको देना है, एयोर्टा को। अब
दोनों ये चाहते हैं कि ब्लड दोबारा एट्रियम के अंदर ना जाए, तो वो क्या करेंगे, वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वैल्व जो है ना राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, उनको क्लोज कर देंगे। उससे क्या हो जाएगा कि जो ब्लड है वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पार्ट में जाएगा, राइट से पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, लेफ्ट में एओर्टा में जाएगा। तो वो जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वैल्व के क्लोज होने पे जो साउंड आती है वो साउंड कौन से आती है, लब। मतलब जब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी ट्रंक में, और कहाँ जा रहा है, आयोटा में। तो वो जो बाइकस्पिड वैल्व और ट्राइकस्पिड वैल्व क्लोज हो जाते हैं कि ये ब्लड कभी वापस एट्रियम में ना आ जाए, तो दैट साउंड इज प्रोड्यूस इज लब। अब डब साउंड कब प्रोड्यूस होती है, कह रहे हैं कि वेंट्रिकल सिस्टोल एंड, कह रहे हैं जब वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाती है तो क्या होता है, फिर वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं एट द सेम टाइम सेमी ल्यूनर वैल्व्स एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा क्लोज साइमल्टेनियसली एंड डब साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अब होता क्या, वेंट्रिकल्स ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड इन दोनों में चला गया, पल्मोनरी ट्रंक में चला गया और आयोटा में चला गया। तो ये जो पल्मोनरी ट्रंक है और जो आयोटा है, इनकी बेस के ऊपर भी एक वैल्व होता है जिसको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वैल्व। अब देखो ना, जब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ब्लड इन दोनों में चला जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में चला जाएगा राइट साइड से, और लेफ्ट साइड से कहाँ चला जाएगा, आयोटा में। अब वेंट्रिकल्स ने रिलैक्स करना है, ठीक है। अब हो सकता है कि वो ब्लड दोबारा वापस आ जाए, पल्मोनरी ट्रंक और आयोटा से ब्लड वापस भी तो आ सकता है, लेकिन वो ब्लड वापस नहीं आता। क्यों? क्योंकि सेमी ल्यूनर वैल्व जो होते हैं उनकी बेस के ऊपर वो फ़ौरन से बंद हो जाते हैं। तो वो जो सेमी ल्यूनर वैल्व के क्लोज होने पे साउंड आता है वो कौन सा आता है, डब। और ये साउंड सुना जा सकता है विद द हेल्प ऑफ क्या स्टूडेंट, स्टेथोस्कोप। होप सो यू क्लियर द। तो सिंपली आपने इसको ये याद रखना है कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड इनके क्लोज होने पे साउंड कौन सा आता है, लब। और सेमी ल्यूनर वैल्व के क्लोज होने पे साउंड कौन सा आता है, डब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज आर्टिफिशियल पेस मेकर। आर्टिफिशियल पेस मेकर क्या होता है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पेस मेकर क्या होता है। कह रहा है कि पेस मेकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द इम्पल्सिस। ठीक है, आपको पता है स्टूडेंट्स कि हमारा जो हार्ट है इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, एस ए नोड, ए वी नोड, या अपने स्टूडेंट पढ़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि जो पेस मेकर है ना, ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इनिशिएशन द इम्पल्सिस विच ट्रिगर द हार्ट बीट रेट, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा हार्ट क्या करता है, बीट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है। कह रहे हैं कि इफ़ देयर इज सम ब्लॉक इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस, कह रहे हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो ऐसे नोड से ए वी नोड में आती हैं, ए वी नोड से फिर वो लेफ़्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच में जाती हैं, उसके बाद वो पर्किंजे फाइबर्स में जाती हैं। कह रहे हैं कि अगर इन करंट के फ्लो के अंदर कोई रुकावट आ जाए, इनिशिएटेड बाय ऐसे नोड आर वीक, अगर ऐसे नोड जो कि करंट को प्रोड्यूस करे अगर वही वीक हो जाए, तो इट मे लीड टू डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसकी वजह से इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस हार्ट के अंदर क्रिएट होंगी तभी आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, तभी पंपिंग ऑफ ब्लड होगी और आप जिंदा रहोगे। लेकिन अगर किसी वजह से ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्टिविटी अगर हार्ट की डाउन हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो क्या होता है, सो एन आर्टिफिशियल पेस मेकर विच इज़ बैटरी ऑपरेटेड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस इज़ यूज्ड। वो बताना ये चाह रहा है कि हमारा हार्ट जो है उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट होती हैं जो हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और क्या करवाती हैं, रिलैक्स। लेकिन अगर किसी वजह से अगर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम आर्टिफिशियल पेस मेकर को यूज़ करते हैं। ये एक बैटरी ऑपरेटेड मशीन होती है जो कि क्या करती है, हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को क्या करती है, जनरेट करने में हेल्प कर रही होती है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 एंड इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ब्लू बेबीज़। ब्लू बेबीज़ मतलब नीले बच्चे। अब ये क्या होता है, ये ज़रा ध्यान से सुनना आपने स्टूडेंट। कह रहे हैं कि फेलियर ऑफ इंटर एट्रियल फोरामन एंड ओपनिंग इन द इंटर एट्रियल सेप्टम टू क्लोज और ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस टू फुली कंस्ट्रिक्ट रिजल्ट इन साइनोसिस, ब्लूइश ऑफ स्किन ऑफ न्यू बॉर्न। This is due to mixing of between two atria and the mixed blood is supplied to the body of newborn babies resulting in blueness of skin, thus the name blue babies। स्टूडेंट आपने ये बात ज़रा ध्यान से सुननी है। स्टूडेंट्स आप ये बात तो जानते हो कि हमारे जो हार्ट है उसके 4 चैम्बर हैं, ऊपर वाले 2 एट्रियम और नीचे वाले 2 वेंट्रिकल, और हार्ट की 2 साइड्स हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। और हमें ये भी पता है कि हार्ट की जो राइट साइड है वहाँ पे होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और हार्ट की जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है अगर किसी डिफेक्ट की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से जो बच्चे का जो दो एट्रियम है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, हमें पता है कि राइट एट्रियम में ब्लड कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड। कह रहा है कि किसी वजह से इन दोनों एट्रियम्स के दरमियान में जो दीवार है, इन दोनों एट्रियम्स के दरमियान में जो क्या है स्टूडेंट, दीवार, वो दीवार किसी वजह से स्टूडेंट सही से बनी नहीं। अब जाहिर सी बात है, अगर इन दो एट्रियम्स के दरमियान में दीवार में सुराख है या किसी वजह से वो दीवार ठीक से बनी नहीं है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। डेफिनेटली बात है, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे, तो यही ब्लड जो है वो बॉडी को सप्लाई किया जाएगा बाय द वेंट्रिकल्स। और जब वेंट्रिकल्स ऐसे ब्लड को सप्लाई करेंगे, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, तो डेफिनेटली बात है, हमें पता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड कलर का होता है। तो जिस वजह से वो बच्चा जो है वो ब्लू कलर का अपीयर होगा, तो दैट वाई दिस इज कॉल्ड क्या, ब्लू बेबीज। अब आप इसको पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा कि फेलियर ऑफ इंटर एट्रियल फोरामेन, इंटर एट्रियल फोरामेन से क्या मुराद है कि वो जो दो एट्रियम्स के दरमियान में दीवार होती है, अगर वो ठीक से बंद ना हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और यही ब्लड भी बॉडी को सप्लाई किया जाता है, और जिसकी वजह से बच्चे की स्किन क्या हो जाती है, ब्लू हो जाती है, और इसको क्या नाम दिया जाता है, ब्लू बेबीज का। होप सो यू क्लियर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉन्सेप्चुअल, वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन आर्थीरोसेक्लेरोसिस एंड आर्टीरोसेक्लेरोसिस, ये दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, एक है आर्थीरोसेक्लेरोसिस और एक क्या है, आर्टीरोसेक्लेरोसिस। पहले हम डिस्कस करेंगे आर्थीरोसेक्लेरोसिस को। वो कह रहे हैं कि आर्थीरोसेक्लेरोसिस क्या है, आर्थीरोसेक्लेरोसिस कह रहे हैं कि इट इज़ को एग्जिस्टिंग अरिथ्रोमा एंड आर्टीरोसेक्लेरोसिस। कह रहे हैं कि आर्थीरोसेक्लेरोसिस जो है ना, ये कम्बिनेशन है किसका, अरिथ्रोमा प्लस आर्टीरोसेक्लेरोसिस का। अब पहले हमने ये पढ़ना है कि अरिथ्रोमा क्या होता है। वो कह रहे हैं कि आर्थीरोमा इज डेपोजिशन ऑफ हार्ड येलो प्लेक ऑफ लिपिड मटेरियल in the innermost layer of the arteries, which may be due to high level of cholesterol in the blood। तो स्टूडेंट आर्थीरोमा क्या होता है कि अगर एक पर्सन है, उसके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल से हाई से मुराद कि उसके खून के अंदर जो लिपिड्स की कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज़्यादा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आर्टरीज़ की इनर वॉल्स हैं उसके अंदर वो लिपिड्स की लेयर जमना शुरू हो जाएगी। जब वो लिपिड्स आर्टरीज़ की इनर लेयर के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, तो वो क्या बनाएंगे, वो एक हार्ड येलो प्लैक बनाएंगे ऑफ लिपिड मटेरियल का, और वो जो हार्ड येलो प्लैक है लिपिड मटेरियल का, उसको स्टूडेंट हम क्या नाम दे रहे हैं, आर्थीरोमा का। अब उस वजह से क्या होगा, सो आर्थीरोसेक्लेरोसिस कॉज, अब उस वजह से क्या होगा, नैरोइंग एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। आपकी जो आर्टरीज होंगी वो अंदर से नैरो हो जाएंगी, जाहिर सी बात है वो नैरो हो जाएंगी। जब अंदर लिपिड प्लैक बन गया है, अंदर जो है वो लिपिड का क्लॉट बन गया है, ठीक है, चर्बी जमा हो गई अंदर इनर वॉल के ऊपर, तो ब्लड फ्लो का रास्ता कम हो जाएगा, तो नैरोइंग एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरी हो जाएगी। दिस इंक्रीज द रिस्क ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, तो वहाँ पे क्लॉट बनने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। एंड इफ थ्रोम्बस इज फॉर्म्ड इन द ब्रेन और हार्ट, इट इज़ फैटल। अगर ये थ्रोम्बस आपकी हार्ट की किसी नाली में बन गया या ब्रेन की किसी नाली में बन गया, तो ये आपके लिए क्या हो सकता है, फैटल भी हो सकता है। और वो कह रहे हैं कि आर्थीरोसेक्लेरोसिस इज अ मेजर कंडीशन लीडिंग टू बेटा क्या, हार्ट अटैक। और जितने भी हार्ट अटैक के बारे में हम सुनते हैं मोस्टली वो आर्थीरोसेक्लेरोसिस की ही वजह से होते हैं। मोस्टली उन पेशेंट्स का ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है, हाई होता है, जिसकी वजह से एथीरोमा बनता है, और एथीरोमा की वजह से वो जो आर्टरीज होती हैं वो नैरो और क्या हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। अब आर्टीरोसेक्लेरोसिस क्या है, ये ज़रा ध्यान से देखना है। आर्टीरोसेक्लेरोसिस इज डीजेनरेटिव आर्टेरियल चेंजेस एसोसिएटेड विद एडवांसिंग एज। वक्त के साथ साथ क्या होता है, हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनकी वॉल्स डीजनरेट करना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्राइमरली अ थिकनिंग ऑफ मिडल लेयर ऑफ आर्टरीज एंड यूजुअली एसोसिएटेड विद सम डिग्री ऑफ आर्थीरोमा। तो होता क्या है कि जो मिडल लेयर होती है आर्टरीज की वो क्या हो जाती है, हार्ड होना शुरू हो जाती है, मोटी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो अंदर वाला डायमीटर है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। और जब अंदर वाला डायमीटर रिड्यूस होना शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लो के अंदर क्या आती है, रुकावट आती है, और ये हार्ट अटैक भी कर सकती है। स्टूडेंट क्लियर। जो आर्टीरोसेक्लेरोसिस है ये डीजेनरेटिव चेंज है विद एज, ये नॉर्मल है। लेकिन जो आर्थीरोसेक्लेरोसिस है उसके अंदर क्या होता है, ड्यू टू हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है,
लिपिड प्लैक बन जाते हैं जिसकी वजह से नैरोविंग हो जाती है और डेथ कॉज होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म क्या होता है? अगर स्टूडेंट्स हम थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को डिस्कस करें तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म आपको इसके अंदर दो वर्ड नज़र आ रहे हैं, एक आपको नज़र आ रहा है थ्रोम्बस और एक आपको क्या नज़र आ रहा है, एम्बोलिज्म। पहले मैं दोनों को डिस्कस करता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा। थ्रोम्बस क्या होता है स्टूडेंट? थ्रोम्बस बोलते हैं कि अगर आपकी ब्लड वेजल्स के अंदर आपकी जो खून की नालियाँ हैं, अगर आपकी खून की नालियों के अंदर कोई क्लॉट बन गया, वो क्लॉट लिपिड्स का भी हो सकता है। अगर आपकी ब्लड वेजल्स के अंदर किसी क्लॉट की फॉर्मेशन हो गई है तो दैट इज़ कॉल्ड थ्रोम्बस। लेकिन एक कंडीशन है कि वो एक ही पॉइंट पे स्टक होना चाहिए, तब उसे थ्रोम्बस कहेंगे। अगर आपके जो ब्लड वेजल्स हैं, आपके ब्लड वेजल्स के अंदर क्लॉट्स की फॉर्मेशन हो गई है किसी एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर, एक लोकलाइज एरिया के ऊपर क्लॉट फॉर्मेशन हो गई है तो दैट इज़ कॉल्ड स्टूडेंट क्या, थ्रोम्बस। अब किसी फैक्टर की वजह से, जैसे हाई ब्लड प्रेशर या किसी और फैक्टर की वजह से वो क्लॉट वहाँ से डिसलॉज हो गया, वो उखड़ गया वहाँ से, और वहाँ से उखड़ के वो ब्लड के फ्लो के साथ साथ उसने घूमना शुरू कर दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड एम्बुलस। क्लियर? अगर तो वो क्लॉट लोकलाइज है, एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर ही है, तो उसको क्या बोलेंगे, थ्रोम्बस। लेकिन अगर वो क्लॉट डिसलॉज होकर ब्लड के साथ फ्लो करना शुरू कर दे तो दैट इज़ कॉल्ड एम्बुलस। अब हम पढ़ते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिज्म क्या होता है। कह रहा है कि थ्रोम्बस इज अ सॉलिड मैस और प्लग ऑफ ब्लड कॉन्स्टिट्यूट क्लॉट इन अ ब्लड वेजल्स। कह रहा है कि अगर आपकी ब्लड वेजल के अंदर कोई क्लॉट बन जाए, दिस मैस में ब्लॉक द वेजल्स इन विच इट फॉर्म और इट मे बी डिसलॉज, और हो सकता है वहाँ से क्या हो जाए, डिसलॉज हो जाए, एंड कैरिड टू सम अदर लोकेशन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, और किसी और जगह पे चला जाए, इन विच केस इट इज़ कॉल्ड एम्बुलस। अगर वो एक जगह पे है तो वो थ्रोम्बस है, लेकिन अगर वो डिसलॉज होकर दूसरी जगह पे जा रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड एम्बुलस। तो दिस इज कॉल्ड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, के पहले थ्रोम्बस बनना, उसके बाद डिसलॉज होकर उसका किसी और जगह पे चले जाना, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। और थ्रोम्बोसिस क्या होता है, अक्सर ये पूछा जाता है, तो फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस। और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो है ये लीडिंग कॉज है किसके अंदर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर। होप सो ये क्लियर था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है स्टूडेंट, व्हाट इज स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक किसे कहते हैं। स्टूडेंट अगर हम स्ट्रोक की बात करें तो यहाँ पे वो क्या लिख रहा है, इफ द नॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड इज ब्लॉक्ड बाय एन एम्बुलस और अ लोकली फॉर्म थ्रोम्बस इन अ ब्लड वेजल्स इन द ब्रेन। कह रहा है कि अगर हमारी जो ब्रेन की ब्लड वेजल है, वो खून की नालियाँ जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, उनके अंदर थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो जाए या एम्बुलस की वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो रुक जाए, तो क्या होगा, कॉज नेक्रोसिस। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी, डेथ ऑफ द ब्रेन सेल्स होना शुरू हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट क्या, स्ट्रोक और सेरिब्रल इन्फाक्शन। तो सेरिब्रल इन्फाक्शन या स्ट्रोक क्या होता है कि आपके ब्रेन को जो ब्लड वेजल्स ब्लड सप्लाई कर रही हैं, अगर उनके अंदर कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, कोई थ्रोम्बस या एम्बुलस बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके ब्रेन के सेल्स की नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, तो दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट क्या, स्ट्रोक और सेरिब्रल इन्फाक्शन। अब इसके सिम्टम क्या कह रहा था, सिम्टम ऑफ द स्ट्रोक वेरी डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रेन डेट हैज़ बीन डैमेज। आपको पता है कि हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और वो डिफरेंट फंक्शंस को डील कर रहे होते हैं, तो आपके और डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट ब्लड सप्लाई हो रही होती है, डिफरेंट खून की नालियाँ उन्हें सप्लाई कर रही होती हैं। अब जिस खून की नाली में क्लॉट बना है और वो खून की नाली ब्रेन के जिस पार्ट में जा रही थी, तो जिस पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होगी, सिर्फ वही स्पेसिफिक पार्ट ब्रेन का डेड होगा और सिम्टम भी पेशेंट को उसी के अकॉर्डिंग आएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 है, डिफाइन हैमरेज। हैमरेज क्या होता है स्टूडेंट, ये बड़ा कॉमन सा है, आपने ब्रेन हैमरेज का नाम सुना होगा, तो हैमरेज पहले सुन लो फिर आपको ब्रेन हैमरेज समझ आ जाएगा। तो हैमरेज क्या होता है, इट इज़ द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेजल्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि अगर आपकी खून की नाली जो है ब्लड वेजल, वहाँ से आपका ब्लड डिस्चार्ज होना शुरू हो जाए, वहाँ से आपको ब्लड निकलना शुरू हो जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टूडेंट क्या, हैमरेज। मतलब एक खून की नाली है, अगर खून की नाली किसी वजह से लीक हो गई है या फट गई है और वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो गया है, ब्लड वहाँ से डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टूडेंट्स क्या, हैमरेज। स्पेशली इंपॉर्टेंट इन द ब्रेन हैमरेज। कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो कौन सा वाला है, ब्रेन हैमरेज है, विच रिजल्ट फ्रॉम ब्रस्टिंग ऑफ एनी ऑफ द आर्टरीज सप्लाइड द ब्रेन। कह रहा है कि जो किस वजह से होता है, किसी भी खून की नाली के ब्रस्ट होने से होता है जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। कह रहा है कि व्हेन द वॉल ऑफ आर्टरी बिकेम हार्ड एंड लूज इट्स इलास्टिसिटी
द हाई ब्लड प्रेशर वुड रिजल्ट इन ब्रेन हेमरेज। कह रहे कि ये कब होता है, कह रहे जब हमारी ब्लड वेजल्स क्या हो जाए, हार्ड हो जाए, या उनकी जो एक लचक है, इलास्टिसिटी, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ज़रा सा ब्लड प्रेशर अगर क्या हो फिर हाई हो तो ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम ब्रेन हेमरेज से बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा तो इट्स मोर चांसेस कि आपके ब्लड वेजल्स क्या हो जाएं, रप्चर्ड हो जाएं और वहाँ से आपका ब्लड निकलना शुरू हो जाए। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ब्रेन हेमरेज, और ये डेथ भी कॉज कर देता है सडनली। नेक्स्ट स्टूडेंट, एनी टू फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। कह रहे हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम की कोई से दो फंक्शन लिखें। आपको पता है स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एंड पे 4 फंक्शन दिए गए हैं लिम्फेटिक सिस्टम के, तो आपको यहाँ से पूछेंगे कोई से 2 फंक्शन। कह रहे हैं द लैक्टियल ऑफ विलाई, आपने चैप्टर 12 में पढ़ा हुआ है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, लैक्टियल होते हैं। कह रहे हैं द लैक्टियल्स ऑफ विलाई एब्जॉर्ब लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स which are released by interstitial cells after the product of digestion of fats are absorbed. After a fatty meal, these fat globules may make up to 1% of the lymph. कह रहे कि जो फैट्स होते हैं, फैट्स के मॉलिक्यूल्स जो कि आपके विलाई के अंदर जो ब्लड वेजल्स होती हैं उनके अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो पाते, वो फिर कहाँ एंटर होते हैं, वो लिम्फ वेजल्स के अंदर एंटर होते हैं, जिन्हें बोलते हैं लैक्टियल। लैक्टियल उन फैट्स के ग्लोब्यूल्स को अपने अंदर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद उन्हें ट्रांसपोर्ट कर देते हैं कहाँ पर, ब्लड वेजल्स के अंदर। उसके बाद इन एन सेकेंड फंक्शन, इन एन एवरेज पर्सन अबाउट 3 लीटर और मोर फ्लूइड लीव द ब्लड कैपिलरी देन इज रीअब्जॉर्ब बाय देम ईच डे। इट रिटर्न दिस एक्सेस फ्लूइड एंड इट्स डिजॉल्व प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस टू द ब्लड। कह रहे हैं रोज़ाना तकरीबन 3 लीटर से ज़्यादा ब्लड जो है वो हमारी कैपिलरी से निकलता है, लिम्फ वेजल्स के अंदर अब्जॉर्ब होता है, फिर वहाँ पे वो चेक एंड बैलेंस होता है सारा उसका, फिर वो दोबारा आपकी खून की नालियों में एंटर कर दिया जाता है विद एडिशनल प्रोटीन, जिन्हें क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको एज इट इज़ याद करना है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है और ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। आपने पढ़ा कि 2 तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं टी सेल्स की। कह रहे हैं कि टी सेल्स रिकॉग्नाइज एंटीजन। कह रहे हैं कि टी सेल्स जो होते हैं ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, देन कॉम्बैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड और इफेक्ट द रिजेक्शन ऑफ फॉरेन टिश्यू। इन केस ऑफ टिश्यू ट्रांसप्लांट दिस इज कॉल्ड सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स क्या होता है कि जब टिश्यू ट्रांसप्लांट होता है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जब कोई नया टिश्यू इंसर्ट किया जाता है, और अगर तो आपके जो टी सेल्स होते हैं वो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, उसको इवेल्युएट करते हैं, अगर वो बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, तो उसके अगेंस्ट क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। तो दैट रिस्पॉन्स जो कि अगेंस्ट था किसी टिश्यू के, किसी स्पेसिफिक सेल्स के या स्पेसिफिक टिश्यू ग्रुप के, तो दैट इज़ कॉल्ड क्या, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब अगर हम बात करेंगे ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स के, तो उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बी सेल्स होते हैं। B cells recognize antigen and form plasma cells colon. These plasma cells synthesize and liberate antibodies into the blood plasma and tissue fluid. कह रहे हैं कि ये क्या होते हैं, बीटा सेल्स क्या करते हैं, ये ब्लड के अंदर एंटीजेंस को पहले क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद ये प्लाज्मा सेल्स कोलोन बनाते हैं। ये प्लाज्मा सेल्स कोलोन आगे से क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ उन एंटीजेंस की सरफेस के ऊपर जाके क्या होती हैं, अटैच होती हैं, उन्हें खाती हैं, उन्हें मारती हैं, और इस तरह ये बॉडी को क्या दे रहे होते हैं, इम्यूनिटी दे रहे होते हैं। तो ये जो इम्यूनिटी है दिस इज कॉल्ड क्या, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28 है, डिफाइन एक्टिव इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है स्टूडेंट, किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी टर्मिनोलॉजी के साथ अगर एक्टिव का वर्ड लग रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर उस बॉडी की एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगा स्टूडेंट, कह रहे हैं द यूज़ ऑफ वैक्सीन्स बोलते हैं कि डेड और वीक पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। द यूज़ ऑफ वैक्सीन विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी एंड मेक पर्सन इम्यून अगेंस्ट द डिजीज और इन्फेक्शन इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। इसका मतलब कहने का ये कि अगर आपकी बॉडी के अंदर एक डेड और वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको उसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैक्सीन, वो आपकी बॉडी में इंसर्ट किया जाए और आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाए, एंटीबॉडीज़ बनाए उसे किल करने के लिए, उस डेड और वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो इस तरह की जो स्टूडेंट इम्यूनिटी है इसको क्या बोला जाता है, एक्टिव इम्यूनिटी।
आगे वो क्या कह रहा है, बट दिस इम्यूनिटी हैज़ बीन अचीव्ड बाय आर्टिफिशियली इंड्यूसिंग एंटीजन इन द बॉडी, सो इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियली इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। ये दो तरह की होती है, एक होती है आर्टिफिशियली इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है नेचुरली इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियल की अगर हम बात करें वो क्या है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट अपने आप को इम्यून करना चाहता हूँ, पोलियो, तो मैं क्या करूँगा, पोलियो का वायरस लूँगा, उसको डेड और वीक करूँगा, और डेड और वीक करने के बाद उसको अपने ब्लड में इंजेक्ट कर दूँगा। तो मेरा जो ब्लड है वो क्या करेगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगा, और उसके अगेंस्ट जब एंटीबॉडीज़ बनाएगा तो मेरी बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट क्या डेवलप हो जाएगी, इम्यूनिटी। लेकिन ये मैंने खुद से उस जरासीम को अपनी बॉडी के अंदर क्या किया था, एंटर किया था फॉर डेवलप इम्यूनिटी। तो दैट एक्टिव इम्यूनिटी इज कॉल्ड आर्टिफिशियली इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन बट व्हेन अ पर्सन इज एक्सपोज्ड टू एन इन्फेक्शन, बिकेम इल एंड इन मोस्ट केसेस सर्वाइव, देन दिस इम्यूनिटी डेवलप अगेंस्ट दिस डिजीज इज कॉल्ड नेचुरल इम्यूनिटी। अगर जब मैं जैसे कि आपको अगर बचपन में किसी को स्मॉल पॉक्स हुआ, नेचुरली हुआ, उसने हफ्ता भर वो बीमार रहा और बाद में वो ठीक हो गया। ठीक कैसे हुआ कि उस वायरस के खिलाफ उसके ब्लड ने क्या बना ली, एंटीबॉडीज़ बना ली और उस वायरस को भगा दिया। तो ये जो इम्यूनिटी उसने खुद डेवलप की, खुद उसे कोई बीमारी हुई, उस बीमारी के खिलाफ उसकी बॉडी ने क्या बनाई, एंटीबॉडीज़ बनाई और वो ठीक हो गया। तो दिस इज कॉल्ड नेचुरली इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। स्टूडेंट्स क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज पैसिव इम्यूनिटी एंड एंटी सीरम। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है और एंटी सीरम क्या होता है? तो स्टूडेंट ये ज़रा ध्यान से सुनना आपने कि पैसिव इम्यूनिटी और एंटी सीरम क्या है। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, वो कह रहा है कि इन कंट्रास्ट टू एक्टिव इम्यूनिटी, कह रहा है कि एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, इन विच केस एंटीजेंस आर इंट्रोड्यूस्ड टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, कि आपकी बॉडी में एंटीजन डाला जाता है और आपकी बॉडी उसके खिलाफ क्या बनाती है, एंटीबॉडीज़, और आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ये एक्टिव इम्यूनिटी की बात कर रहा है वो। बट पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज़, इसके अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज़ आर इंजेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ एंटी सीरा टू मेक अ पर्सन इम्यून अगेंस्ट अ डिजीज़। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम बनी बनाई एंटीबॉडीज़ ही पेशेंट की बॉडी में डाल देते हैं कि उसके बॉडी को ज़रूरत ही ना पड़े एंटीबॉडीज़ बनाने की। तो वो जो बनी बनाई एंटीबॉडीज़ हम पेशेंट की बॉडी में डाल देते हैं किसी भी जर्म से क्या करने के लिए, फाइट करने के लिए। तो ये जो इम्यूनिटी है जिसमें बॉडी की एनर्जी ही नहीं लगी, तो ये कौन सी इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी है। अब स्टूडेंट एंटी सीरम क्या होता है, एंटी सीरम किसे बोलते हैं, अ सीरम विच कंटेनिंग एंटीबॉडीज़ इज कॉल्ड एंटी सीरम। पैसिव इम्यूनिटी के लिए हम जो एंटीबॉडीज़ को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, एंटी सीरम के फॉर्म में करते हैं। हम सीरम लेते हैं, अब आपके माइंड में आ रहा है सीरम क्या होता है, तो सीरम बोलते हैं अ ब्लड प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। अगर आप ब्लड प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दो तो जो बाकी चीज़ बचेगी उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सीरम। और अगर उस सीरम के अंदर हम एंटीबॉडीज़ को फिल करके इंजेक्ट करते हैं ब्लड के अंदर, तो दैट इज़ कॉल्ड एंटी सीरम। और इस तरह की जो इम्यूनिटी होती है वो कौन सी होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे चैप्टर 14 के। बहुत लेंथी चैप्टर है इसलिए ये लेंथी वीडियो बनी है काफ़ी, तो आपने इनको ध्यान से अच्छे से रेडी करना है स्टूडेंट। और उम्मीद है अगर आप इन क्वेश्चंस को रेडी कर लोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपको चैप्टर 14 में से आता है तो आप उसको अटैम्प्ट कर लोगे। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके MCQs की तरफ स्टूडेंट्स। सबसे पहला MCQs आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। 62% ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आर न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल, बेसोफिल्स या लिम्फोसाइट। तो स्टूडेंट आपको पता है कि आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है चैप्टर 14 के अंदर, वहाँ पे मेंशन्ड है कि जो 62% वाइट सेल्स हैं वो कौन होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, जिन्हें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। उसके बाद है कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू हार्ट, शोल्डर्स, हेड या किडनीज। तो स्टूडेंट्स इट्स अ वेरी कॉमन कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है ये ब्लड सप्लाई करती है किसको, हार्ट। इसके बाद हिस्टामीन इज़ प्रोड्यूस बाय, हिस्टामीन एक केमिकल है, ये प्रोड्यूस करता है कौन, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल, बेसोफिल्स या मोनोसाइट्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो हिस्टामीन है ये कौन से क्रिएट करता है, बेसोफिल्स। और हिस्टामीन क्या करता है, ये क्या करता है, ये एलर्जी रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है एट अ साइट ऑफ क्या, फाइट ऑफ जर्म्स। उसके बाद है कि सेरिब्रल इन्फाक्शन इज़ आल्सो नाउन एज, कह रहे हैं कि जो सेरिब्रल इन्फाक्शन है उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हैमरेज या हाइपरटेंशन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो सेरिब्रल इन्फाक्शन है उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोक। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कह रहे हैं इनमें से कौन सा एनिमल है जिसका क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्नेल, इंसेक्ट, स्पाइडर या ऑक्टोपस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं जो ऑक्टोपस होता है इसका क्या होता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उसके बाद है डिजीज़ इन विच हीमोग्लोबिन हैज़ F चेन
इंस्टेड ऑफ बीटा चेन इज कॉल्ड। कह रहे एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की एफ चेन होती है, बीटा चेन नहीं होती। तो इस दौरान हम जानते हैं ये डिजीज़ कौन सी होती है, थैलेसीमिया, क्योंकि ल्यूकीमिया, ओडीमा, एम्फेसीमा इनमें ये प्रॉब्लम नहीं होता। थैलेसीमिया वो बीमारी है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इन हाइड्रा एक्टोडर्मल सेल्स गेट फूड फ्रॉम मेसोडर्मल सेल्स बाय डैश। कह रहे कि हाइड्रा के अंदर जो एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं वो फूड हासिल करते हैं किनसे, एक्टोडर्मल सेल्स गेट फूड फ्रॉम मेसोडर्मल सेल्स बाय, कौन से प्रोसेस के थ्रू, एक्टोडर्मल सेल्स मेसोडर्मल सेल्स से फूड हासिल करते हैं, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या डिफ्यूजन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं द राइट आंसर इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो क्या होता है कि हाइड्रा के एक्टोडर्मल सेल्स फूड हासिल करते हैं फ्रॉम मेसोडर्मल सेल्स। उसके बाद है अ पेयर ऑफ लेटरल ओपनिंग्स ऑफ ईच हार्ट चैम्बर ऑफ कॉकरोच आर कॉल्ड ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम, नेफिडियोपोर या मैड्रीपोडी। तो स्टूडेंट जो मैड्रीपोडी है ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद है पैसिव इम्यूनिटी इज डिवेलप्ड बाय इंजेक्टिंग। कह रहे हैं कि पैसिव इम्यूनिटी हम कैसे डेवलप करते हैं, वैक्सीन डेवलप एंटर करके नहीं, सीरम नहीं, एंटी सीरम ये एंटीबायोटिक। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एंटी सीरम हमने पढ़ा था कि वो सीरम जिसके अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज, उसको क्या बोलते हैं, एंटी सीरम। तो एंटी सीरम्स हम इंजेक्ट करते हैं, मतलब डायरेक्ट हम एंटीबॉडीज़ ही इंजेक्ट करते हैं किसके अंदर, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर। उसके बाद है प्लांट स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन गेटिशन आर। कह रहे हैं कि प्लांट का कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है गेटिशन के अंदर, लेंटिसेल्स, हाइडाथोड्स, स्टोमेटा या क्यूटिकल। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो हाइडाथोड्स है ये स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, गेटिशन के अंदर। उसके बाद वन कार्डिक साइकिल इज कम्प्लीटेड इन डैश सेकेंड। कह रहे हैं कि एक कार्डिक साइकिल, एक जो हार्ट की कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो कंप्लीट कितनी देर में होती है, 0.3 सेकंड में, 0.5 सेकंड में, 0.8 सेकंड में या 1.2 सेकंड में। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं 0.8 सेकंड में एक कार्डिक साइकिल क्या होता है, कंप्लीट होता है। द टोटल ट्रांसपायरेशन डैट मे टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा इज। कह रहे हैं कि स्टोमेटा के जरिए कितने % ट्रांसपायरेशन होती है, 60 to 70, 1 to 2, 5 to 7 या 80 to 90। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि 80 to 90% जो ट्रांसपायरेशन है वो किसके थ्रू होती है, स्टोमेटा के थ्रू होती है। नेक्स्ट, हाइडाथोड्स आर एसोसिएटेड विद। कह रहे हैं कि जो हाइडाथोड्स हैं वो किससे एसोसिएटेड होते हैं, ब्लीडिंग से, ट्रांसपायरेशन से, गटिशन से या इम्बाइबेशन से। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो हाइडाथोड्स हैं ये एसोसिएटेड होते हैं किससे, गेटिशन के प्रोसेस से। उसके बाद ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन द फाइलम। कह रहे हैं कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये किस फाइलम के अंदर होता है, मोलिस्का एंड आर्थ्रोपोड्स, एनेलिडा, कॉर्डेटा, नाइडेरियन एंड नीमाटोडा। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं मोलिस्का एंड आर्थ्रोपोडा ये वो फाइलम है जिनके अंदर क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। उसके बाद श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म बाय एक्स ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म का श्रिंक हो जाना पानी के रिमूव होने की वजह से, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ब्लीडिंग, इम्बाइबेशन, टर्जिडिटी या प्लाज्मोलाइसिस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं ये डेफिनेशन है किस चीज़ की, प्लाज्मोलाइसिस की। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स आर फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स कॉल्ड माइक्रोकैरियोसाइट्स, मेगाकैरियोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स या ल्यूकोसाइट्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो प्लेटलेट्स हैं ये फ्रेगमेंट्स हैं किनके, मेगाकैरियोसाइट्स के। उसके बाद विच इज़ नॉट अ लिम्फॉइड मैस। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा लिम्फॉइड मैस नहीं है, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, थाइमस या लिवर। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो लिवर है ये हमारे पास लिम्फॉइड मैस नहीं है, बाकी तीनों हमारे पास क्या है, लिम्फॉइड मैसेज है। द प्लाज्मा प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट डैश % बाय द वेट ऑफ प्लाज्मा। कह रहे हैं कि टोटल प्लाज्मा की वेट का कितने % प्लाज्मा प्रोटीन होती है, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13 या 13 to 14। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर हमारे पास है वो कौन सा वाला है, द करेक्ट ऑप्शन इज 7 to 9, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गेटिशन अकर इन प्लांट्स थ्रू। कह रहे गेटिशन पौधों में होती है किसके थ्रू, क्यूटिकल, हाइडाथोड्स, लेंटिसेल्स या स्टोमेटा। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो गेटिशन या एक्सुडेशन का प्रोसेस है वो प्लांट के अंदर किसके थ्रू होता है, हाइडाथोड्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ ड्राई सीड may increase up to 200 times by diffusion, osmosis, imbibition या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये जो ड्राई सीड्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है अप टू 200 टाइम्स, ये होता है प्रोसेस थ्रू जिसे हम क्या कहते हैं, इम्बाइबेशन। उसके बाद द कंडीशन कॉजिंग नैरोइंग एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड। एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपकी वेसल्स हार्ड हो जाती हैं और नैरो हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं,
अथीरोसैक्लेरोसिस, नेक्रोसिस, सैक्लेरोसिस या एपेप्टोसिस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं दिस कंडीशन इज कॉल्ड अथीरोसैक्लेरोसिस। उसके बाद अट्रैक्शन बिटवीन वाटर टू वाटर मॉलिक्यूल इन जाइलम टिश्यू इज कॉल्ड टेंशन, एडहेजन, कोहेजन या इम्बाइबेशन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के आपस में अट्रैक्शन होती है दैट इज कॉल्ड कोहेजन। द टोटल ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस थ्रू क्यूटिकल इज, कह रहे हैं कि क्यूटिकल के जरिए होने वाली टोटल ट्रांसपायरेशन कितने परसेंट होती है? 5 to 7, 1 to 7, 5 to 8 या 2 to 5। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन है वो कितने परसेंट होती है? 5 to 7। ऑप्शन ए इज राइट। द अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स रिजल्ट इन, ऑप्शन ए ल्यूकीमिया, ऑप्शन बी थैलेसीमिया, ऑप्शन सी एडीमा और ऑप्शन डी इज एल्ज़मा। तो स्टूडेंट द राइट आंसर इज द ल्यूकीमिया, जिसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, द रीनल वेन ब्रिंग इम्प्योर ब्लड फ्रॉम, कह कि जो रीनल वेन है वो इम्प्योर ब्लड कहाँ से लेके आती है? ब्रेन से, लंग से, किडनी से या लिवर से? तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि वो ब्लड किससे लेके आती है? किडनी, क्योंकि जो रीनल वेन है स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि रीनल वेन किसकी होती है? किडनी से एसोसिएटेड होती है। द सेल दैट प्रोवाइड ATP एंड प्रोटीन्स टू सीव ट्यूब्स आर, कह रहे कि वो सेल्स जो कि सीव ट्यूब्स को ATP और प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं वो कौन है? कंपेनियन सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, वेजल्स या ट्रैक्योइड्स? तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो हमारे पास कंपेनियन सेल्स होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं क्या? ATP और प्रोटीन्स। उसके बाद एंटी सीरम इज़ अ सीरम कंटेनिंग, कह रहे कि एंटी सीरम क्या होता है? एक सीरम है जिसके अंदर क्या होती है? हार्मोन्स, एंटीजेंस, एंजाइम्स या एंटीबॉडीज़। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एंटी सीरम एक ऐसे सीरम को बोलते हैं जिसके अंदर क्या होती है? एंटीबॉडीज़ होती हैं। उसके बाद सिंगल सर्किट सर्कुलेशन इज़ फाउंड इन, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन किन में होता है? मैन, कैट, फिश या बर्ड? तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो फिशेज़ होती हैं उनका हार्ट क्या होता है? सिंगल सर्किट होता है। नेक्स्ट, चेंज इन वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, कह रहे हैं कि वाटर पोटेंशियल के अंदर जो चेंजेस आती हैं उसके अंदर सल्यूट ऐड करने की वजह से उसको क्या बोलते हैं? प्रेशर पोटेंशियल, सल्यूट पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब प्योर वाटर के अंदर सल्यूट ऐड किया जाता है तो उसके पोटेंशियल में जो चेंज आता है दैट इज़ कॉल्ड सल्यूट पोटेंशियल। इन मेल ह्यूमन बींग्स द अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर इज 5 to 5 हाफ मिलियन, 4 to 4 हाफ मिलियन, 6 to 6 हाफ मिलियन या 3 to 3 हाफ मिलियन? तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि मेल्स के अंदर 5 to 5 हाफ मिलियन और फीमेल्स के अंदर 4 to 4 हाफ मिलियन क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स होते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर। उसके बाद द टोटल ट्रांसपायरेशन थ्रू क्यूटिकल इज, ये पीछे भी रिपीट हो चुका है कि क्यूटिकल के जरिए कितने परसेंट ट्रांसपायरेशन होती है? 5 to 7, 1 to 7, 2 to 4 या 2 to 5? तो स्टूडेंट 5 to 7% जो ट्रांसपायरेशन है वो किसके थ्रू होती है? क्यूटिकल। उसके बाद पैसिव इम्यूनिटी इज डिवेलप्ड बाय इंजेक्टिंग, कह रहे हैं कि पैसिव इम्यूनिटी कैसे डिवेलप होती है? उसके अंदर हम क्या इंजेक्ट करते हैं? वैक्सीन, सीरम, एंटीबायोटिक्स या एंटी सीरम? तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि उसके अंदर एंटी सीरम इंजेक्ट किया जाता है, वो सीरम जिसके अंदर क्या होती है? एंटीबॉडीज़। उसके बाद है थैलेसीमिया इज ऑल्सो कॉल्ड कोलिज एनीमिया, थॉमस एनीमिया, पीटर्स एनीमिया या मेंडल्स एनीमिया? तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जिस एक डॉक्टर के नाम पे इसका नाम रखा गया था जिसका नाम क्या था? कोलिज एनीमिया। तो थैलेसीमिया को कोलिज एनीमिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट, द हार्ट ऑफ फिश इज, है कि जो फिश का हार्ट है वो क्या होता है? सिंगल सर्किट, डबल सर्किट, ट्रिपल सर्किट या मल्टी सर्किट? तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो फिश का हार्ट है वो हमारे पास क्या होता है? सिंगल सर्किट होता है। इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन इज सीन इन, कह रहे हैं कि जो स्प्लीन की इनलार्जमेंट है वो किस बीमारी में देखी जाती है? ब्लड कैंसर, थैलेसीमिया, ओडीमा या हेपेटाइटिस? तो स्टूडेंट जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर स्प्लीन क्या होती है? इनलार्ज होती है। उसके बाद बेसोफिल्स प्रोड्यूस अ सब्सटेंस दैट इनहिबिट ब्लड क्लॉटिंग, हेपरिन, प्लेटलेट्स, फाइब्रिनोजिन या इयोसिनोफिल? तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं इसका राइट आंसर क्या है? हेपरिन। हेपरिन एक ऐसा केमिकल है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को क्या करता है? इनहिबिट करता है। उसके बाद द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन, कह रहे हैं कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ होती हैं? कॉर्टेक्स सेल्स ऑफ रूट्स, सेल्स ऑफ पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस सेल्स ऑफ रूट्स या सेल्स ऑफ फ्लोएम? तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं ये कहाँ होती हैं? एंडोडर्मिस सेल्स ऑफ द रूट्स, और वहाँ पे ये डिसकॉन्टिन्यूटी क्रिएट करती है इन द एपोप्लास्ट पाथवे। उसके बाद द लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च डिसअपेयर इन, कह रहे हैं कि लेफ्ट जो सिस्टेमिक आर्च है वो किन में नहीं होती? मैमल्स, फिश, रेप्टाइल्स या बर्ड्स? तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है?
बर्ड्स के अंदर लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च प्रेजेंट नहीं होती, बाकी सब के अंदर सिस्टेमिक आर्च प्रेजेंट होती। तो स्टूडेंट ये कुछ MCQs थे, आपने इन्हें अच्छे से रेडी करना है ताकि बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर आप इन्हें अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ। अल्लाह हाफिज़, वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स।